रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और अगर करते हैं तो क्या रिटर्न्स मिल सकते हैं, जानेंगे एक एक्सेल शीट के थ्रू। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी पर्सनल रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग की जर्नी शेयर करना चाहता हूं, एंड उसके थ्रू मैं आपको एक एक्सेल शीट ऑब्जेक्टिविटी डिलीवर करना चाहता हूं। एक्सेल शीट ऑब्जेक्टिविटी होती है कि बिना जज्बात के, बिना किसी इमोशन के, आप उस चीज को फॉर व्हाट इट इज रियली देख पाए। उसके बाद आप अपने जज्बात लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं यार घर खरीदना है क्योंकि सर पे छत होनी चाहिए, अपनी छत होनी चाहिए। मैं समझता हूं एक ऐसा इंसान जिसने पूरी जिंदगी किराए के घर में रहा है, ये क्या हिंदी बोल रहा था, एक ऐसा इंसान जो पूरी जिंदगी किराए के घर में रहा है, हाँ ये तो ठीक था, एक ऐसा इंसान जो पूरी जिंदगी किराए के घर में रहा है, मैं एब्सोल्युटली समझता हूं कि घर पे सर पे अपनी छत होना कितना जरूरी है। बट हम बहुत सारे ये डिसीजंस ना जज्बात और इमोशन से लेते हैं, एंड आई वुड वांट to bring in the Excel sheet objectivity that it requires. तो 2010 की बात है, मैंने अपना पहला स्टार्टअप जो था गाड़ी.com, secondshadi.com, वो पूरी एक कंपनी थी, उससे एग्जिट लिया था, और उसके चलते पहली बार जिंदगी में थोड़े बहुत पैसे आए थे। एंड जैसे कि था, उस समय तक सिर्फ किराए के घर में ही रहते थे, माँ बाप ने घर खरीदा था, मैंने कभी भी कोई अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी। तो जैसे ही पैसे आए, मैंने सोचा चलो सबसे पहला घर खरीदते हैं, क्योंकि घर अगर आपने 30 साल की उम्र में खरीद लिया, वो भी अपने पैसे से, तो इतनी औकात बढ़ जाती है हिंदुस्तानी कल्चर सोसाइटी में कि उसकी कोई बेइंतहा मिसाल ही नहीं। एंड आई थिंक आई मेड द फर्स्ट फंडामेंटल इन्वेस्टिंग मिस्टेक ऑफ माय लाइफ। उसको समझने के लिए एक्सेल शीट के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि व्हेन आई बॉट दैट हाउस एंड व्हेन आई इवेंचुअली सोल्ड इट आफ्टर ऑलमोस्ट 6 years, मैंने वाकई में कितने पैसे कमाए। तो पहले तो एक्सेल शीट का एक ढांचा बना लेते हैं। ये एक्सेल शीट पिंड है, तो आप कमेंट सेक्शन में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, एंड यू कैन प्ले अराउंड विद दैट। सो फर्स्ट, पीरियड ऑफ इवैल्यूएशन, तो मतलब आप कितने वक्त के लिए इस इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं, एंड दैट हैज टू बी डिटरमिन्ड। 5 साल हो सकता है, 20 साल हो सकता है, 50 साल हो सकता है, व्हाटएवर द केसेस। तो हमने 20 साल से अज्यूम किया है। जो सारी ग्रीन सेल्स हैं वो आप इनपुट करेंगे, मतलब आप उसमें अपने वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। जो व्हाइट है उनको मत छूइएगा, क्योंकि दैट इज अ डेरिवेशन या एक फॉर्मूला। घर कितने का खरीद रहे हैं, तो 50 लाख से शुरू करते हैं। ये सारे मैं नंबर अभी चेंज करूंगा फॉर माय एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो मैंने करी थी। रजिस्ट्रेशन अमाउंट कितना है, तो जब भी आप घर खरीदते हैं तो आपको सरकार को एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना होता है। हरियाणा में वो अमाउंट 5% है अगर आप मेल फीमेल को रजिस्ट्रेशन यूज करते हैं। अगर आप सिर्फ मेल हैं तो 6%, अगर आप सिर्फ फीमेल हैं तो 4%, तो व्हाटएवर दैट नंबर इज। तो मतलब 50 लाख के ऊपर आपको 2.5 लाख रुपए और देने होंगे जो सरकार को जाएंगे। डाउन पेमेंट, अगर आप लोन पे कर रहे हैं तो डाउन पेमेंट कितनी होगी? डाउन पेमेंट 100% हो सकती है अगर आपके पास पूरा पैसा है, या जो भी अमाउंट होगा, तो 25% यूजुअली आपको देना ही पड़ता है अगर आप एक लोन लेते हैं। विच मीन्स कि इस 50 लाख के लिए और इस 2.5 लाख को और भी देने के लिए, 50 लाख के लिए तो सबसे पहले आपको 12.5 लाख डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। तो टोटल अपफ्रंट जो आपको अपना पैसा देना पड़ेगा वो होगा 12.5 लाख, प्लस जो 2.5 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन है, मतलब 15 लाख। और बाकी जो 37,50,000 है वो आपको लोन अमाउंट में लेना होगा। लोन जब आप लेंगे तो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेंगे? 8% लेके चल लेते हैं। कितने साल के लिए लेंगे? 20 साल लेके चल लेते हैं। तो आपकी जो इफेक्टिव ईएमआई आएगी वो करीब करीब 31,000 रुपए आएगी। अगर आप एक सैलरीड प्रोफेशनल हैं तो आपको इस होम लोन के इंटरेस्ट पे और प्रिंसिपल पेमेंट पे एक टैक्स डिडक्शन मिलता है। तो मोटा ले लेते हैं कि आप 20% टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो आपको जो 8% है वो करीब करीब 6% नेट पड़ेगा। तो आपकी जो इफेक्टिव ईएमआई होगी वो 31,000 रुपए ना होते हुए करीब करीब 28,000 रुपए होगी। ये तो हो गया पहला ढांचा। इससे आपको सबसे पहले ये पता चलेगा कि इस पीरियड में, जो आप ये पीरियड इवैल्यूएट कर रहे हैं, आप कितना इंटरेस्ट देंगे टू द बैंक। ये पैसा जो है ये बैंक को जाएगा, ना ही ये आपके घर की वैल्यू बढ़ाएगा, ना ही ये आपकी इनकम बनेगा। ये आपका एक्सपेंस होगा जो आप ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम बैंक को देंगे। तो इस 50 लाख के घर को खरीदने के लिए अगर आप 8% पे लोन लेते हैं और 20 साल तक वो लोन लेते हैं, तो आप 30 लाख रुपए करीब करीब बैंक को एज इंटरेस्ट पे करेंगे। अब जब आप एक घर खरीदते हैं तो उसके ऊपर मेंटेनेंस भी होगी। अब ये घर आप अपने लिए खरीद रहे हैं
तब भी मेंटेनेंस करनी है। अगर आप ये किराए पे चढ़ाने के लिए घर खरीद रहे हैं तब तो और भी करनी होगी, क्योंकि जब भी किराएदार चले जाएंगे तो उसकी वाइट वॉशिंग करवाना वो सब होगा। कुछ अगर फंडामेंटली टूट जाए या कुछ रिपेयर करना हो जो कि किराएदार की जिम्मेवारी नहीं थी, लैंडलॉर्ड की थी, तो वो भी फिक्स कराना होगा, सो ऑन। मोटा मोटा 0.2% ऑफ द घर की वैल्यू आपका साल का खर्चा पड़ता है। मतलब एक 50 लाख के घर को मेंटेन करने के लिए हर साल आपको करीब करीब 10,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। फिर आता है रेंटल यील्ड, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। रेंटल यील्ड का मतलब यह है कि आपको इस घर को किराए पे चढ़ाकर कितना रेंट मिलेगा। हिंदुस्तान में, ये जानना जरूरी है, हिंदुस्तान में रेजिडेंशियल घरों की रेंटल यील्ड 1 से 2% के बीच में होती है। इसका मतलब जो घर की वैल्यू है उसका 1 से 2% विल बी आपका साल का रेंट। दैट इज हाउ यू वुड कैलकुलेट इट। तो रेंटल यील्ड कितनी हो गई, एंड फिर अज्यूम करते हैं कि आपका रेंट जो है वो भी 10% बढ़ रहा है हर साल, ठीक है, जो करीब करीब बढ़ जाता है। वैसे बहुत एग्रेसिव है लेकिन अज्यूम कर लेते हैं कि बढ़ जाता है। तो इस पूरे 20 साल में आप कितना रेंट कमाएंगे, और वो है करीब करीब 28 या 29 लाख रुपए। बहुत बढ़िया है। तो आपके नेट घर खरीदने का जो कॉस्ट है वो कितना पड़ा। दिस इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द हाउस 50 लाख रुपए, रजिस्ट्रेशन अमाउंट 2.5 लाख रुपए, लोन जो आपने बैंक को दिया 29 लाख रुपए, जो आपने मेंटेनेंस पे खर्च करा ओवर दिस पीरियड ऑफ 20 साल वो, प्लस जो रेंटल इनकम आपने कमाई जो की थी करीब 29 लाख रुपए। तो ये सब कुछ जोड़ जाड़ के एक्चुअल इस घर को ओन करने का जो कॉस्ट था वो था 56,60,000 रुपीज। ठीक है, ये तो रहा ओनरशिप। अब फर्ज करिए कि आप इस घर को किसी वक्त पे बेचना चाहते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी आर कंसिडरिंग। तो 20 साल के बाद मैं इस घर को ओन करके बेचना चाहता हूं। हर साल अज्यूम करिए कि ये जो घर है वो करीब 8% से बड़ा है। दिस इज द एवरेज रियल एस्टेट ग्रोथ इन द कंट्री। ऑफ कोर्स इससे बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे बहुत कम भी हो सकते हैं, बट ये एवरेज है। मैं जब अपने नंबर डालूंगा तब आपको वाकई में पता चलेगा कि क्या हुआ था। मतलब ये जो घर 50 लाख रुपए का आज है, 20 साल बाद यही घर 2,33,00,000 रुपए का होगा। बहुत बढ़िया लग रहा है सुनने में, एंड ये होता भी है वाकई में। घर हम खरीदते हैं, हमारे माँ बाप ने खरीदे होंगे, दादा दादी या नाना नानी ने खरीदे होंगे, आज की डेट में वो घर करोड़ों के हो चुके हैं। तो ऐसा लगता है यार बहुत पैसे कमा लिए, बट वाकई में पता चलेगा तो हम देखेंगे। तो आपका जो नेट बेनिफिट हुआ घर खरीदने का वो हुआ आपका नेट आउटपुट, जो कि 20 साल बाद था 2,33,00,000 रुपए, माइनस जो आपने खर्चा किया इस घर को बनाने का या ओन करने का, विच वॉज अराउंड 57 lakhs। तो नेट नेट 1,75,00,000 रुपए। अब ये 1,75,00,000 रुपए आपके 20 साल की पीरियड पे आमदनी रही है ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ हाउ मच, 50 लाख रुपए। तो 20 साल बाद आप ये डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपने शुरुआत में इन्वेस्टमेंट करी थी उससे जो आपने पैसे कमाए हैं उससे क्या हुआ है। एंड शुरुआत की इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 50 लाख रुपए नहीं थी, शुरुआत की आपकी इन्वेस्टमेंट थी 15 लाख रुपए, विच वॉज आपके डाउन पेमेंट प्लस जो आपने रजिस्ट्रेशन का अमाउंट दिया था। बाकी सब कुछ जो था वो वेरिएबल था, हर महीने आप देते रहे, वो आपकी इन्वेस्टमेंट थी। एंड जो आपने टोटल पैसे एक बार में ही कमाए वो थे 1,75,00,000 के करीब। तो अगर आप उसको एक फॉर्मूले में डालेंगे तो आपका जो नेट रिटर्न बना है वो है 14%। ये 14% है इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन। अगर आप इन्फ्लेशन जो कि अराउंड 6% है उसको लेके चलेंगे तो आपका जो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है वो करीब 8% है। नॉट बैड एट ऑल, राइट? तो एक्सेल शीट पे तो ये बहुत ही सही लगता है, एंड आई वुड लव फॉर यू टू प्ले अराउंड विद दिस एक्सेल शीट एंड गेट दिस डन। मैं अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, जो पहली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट थी, उसमें मैंने क्या क्या गलतियां करी उसके ऊपर फोकस करना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो मैंने अपना घर जो था वो 2010 में खरीदा, एंड वो मैंने 2015 या 2016 में बेच दिया। तो मतलब पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरा सिर्फ 6 साल था। घर जब मैंने खरीदा था तो वो था 18 लाख रुपए का। ये फरीदाबाद में मैंने घर लिया था, कोई ओमैक्स की प्रॉपर्टी थी, 18 लाख रुपए का। तो वही 5% रजिस्ट्रेशन था, मैंने 4,50,000 रुपए
एज डाउन पेमेंट करी थी, जो कि तो थोड़ा बहुत पैसा आया था, प्लस टोटल जो भी अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट थी आपकी, रजिस्ट्रेशन मिला मिलू के वो सब कुछ। एंड ये मैंने लोन लिया था, उस समय पे लोन काफी महंगा था, तो मैंने ये लिया था 9.5% का, तो करीब करीब इतनी ही आती थी, और 20 साल का लोन था, तो 12,500 रुपए मेरे EMI बनती थी, जो मुझे अभी भी याद है। टैक्स ब्रैकेट मेरा 20% ही था, तो उतना की पड़ी आएगी। टोटल इंटरेस्ट ये रहा। मेंटेनेंस तो हर साल जो भी होता था कि कुछ सफाई करवा दी, कुछ व्हाइट वॉश करा ली, ये सब। बट द बिग चैलेंज वाज कि जब मैंने ये घर लिया तब ये घर अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो इन 6 सालों में से 4 साल तो ये कंस्ट्रक्शन में ही रहा, तो मैं इसको कभी रेंट पे नहीं दे सकता था। और जब ये पोजेशन हमें मिल भी गया, उसके बाद भी उस रेंट, क्योंकि वो कॉलोनी इतनी नई थी, वो एरिया बहुत दूर था, तो कभी भी मुझे रेंट मिल नहीं पाया। सो दैट मीन्स ये जो रेंटल यील्ड थी, ये मेरे लिए 0 थी। मैंने एक भी पैसा रेंट से नहीं कमाया। तो मेरा जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप था, वो था करीब 25 लाख रुपए फॉर अ घर जो कि था सिर्फ 18 लाख का। ये है 6 साल का, हाँ, 6 साल की ओनरशिप। तो ये 6 साल बाद मैंने ये घर 31 लाख रुपए का बेचा, और जब मैंने बेचा तो मुझे लगा वाह यार क्या बढ़िया डील है, 18 लाख का घर लिया था, 6 साल बाद 31 लाख रुपए का, बहुत ही बढ़िया, मैं तो अमीर ही अमीर, ऑलमोस्ट डबल पैसे। बट दैट इज नॉट द रियलिटी, क्योंकि ये सारा मैथ करते हुए मुझे नेट कितना बेनिफिट मिला, सिर्फ 6 लाख रुपए का। तो अगर मैं उसको अपने रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे सिर्फ साल का 6% रिटर्न मिला, सिर्फ 6%। मतलब जो मेरा पूरा पैसा था, उसने बेयरली इन्फ्लेशन को बीट किया, बेयरली इन्फ्लेशन को बीट किया। तो हमारे दिमाग में, एंड दिस जो ये 31 लाख रुपए है, ये 8% से ग्रो नहीं किए थे। वाइल फंडामेंटली ऐसा लगता है कि यार 6 साल में एक 18 लाख रुपए का घर 31 लाख रुपए का हो गया, बहुत बढ़िया है। Ultimately, after doing all the math, it only translated to 6% rate of return, which is horrible. अगर मैं यही पैसा forget stocks, सोने में भी डाल देता, तो मुझे कम से कम 8-9% रिटर्न मिलता as against this return. So what are the ways that you have to think about real estate investing? Number 1, period लंबा होना चाहिए. If I make this period into 20, यही same math, सब कुछ same, and I say कि ये जो मेरा घर है वो 18 लाख रुपए का था, and फिर उसके बाद वही 8% से बढ़ा, and 20 साल बाद वो हो गया 84 lakhs का. तो it goes up to 7%, which is still not great, but it is higher than that 6%. Number 2, रेंटल यील्ड आपको डालनी ही पड़ेगी। अगर आप घर अपने रहने के लिए लेते हैं, दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट बाय दिस लॉजिक, क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, आपको सर पे एक छत मिल रही है, बट दैट इज जस्ट इमोशनल, इट इज नॉट नेसेसरली द बेस्ट यूज ऑफ योर मनी। इसको समझने के लिए एक लंबा सा मैंने वीडियो बनाया था यूजिंग एन एक्सेल शीट, विच वाज शुड यू बाय योर हाउस और रेंट योर हाउस। उसको प्लीज चेकआउट करिएगा, बिकॉज वो 20s में एटलीस्ट मेरा सजेशन यही रहेगा, घर मत खरीद लिए अपने लिए। लेकिन ये 1% रेंटल यील्ड डाल के ही मेरा ये 8% हो जाता है फ्रॉम दैट 7%। इसको एक्सटेंड करते हैं तो 8.1। जैसे जैसे इस रेंटल यील्ड को मैं बढ़ाऊंगा, 1.5% अगर मैं कर देता हूं, मतलब आई एक्चुअली गेट टू अ पॉइंट जहां ये ज्यादा रेंट मुझे मिल सकता है, इट गोज टू 8.5%, which is still better than what it was. And the number 3 thing is of course interest rate जितना भी कम होगा। अगर आप सिर्फ 8% करेंगे, then suddenly this goes to 8.6, which is also slightly better. The way to think about this is clearly not working. So what is an option? And वहां आता है commercial real estate. It's not something जो मैंने कभी किया है, लेकिन मुझे ये पता है कि commercial real estate का rental yield जो है वो residential से बहुत ज्यादा है. It is around 3 to 4%, at times even going to 5%. तो अगर मैं इसी को 4% भी लेता हूं, then look at the value, 10% का रिटर्न, which is great, right? क्योंकि 10% का रिटर्न is just as good as most investments you're making, except for of course stock investments. And this tells you कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया वैल्यू है. Now it doesn't matter अगर मैं एक 50 लाख की दुकान खरीद लेता हूं और इसको 30 साल तक रखता हूं, मतलब हम 30 साल बाद बेचेंगे, तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि मैं इतना ज्यादा इसमें रेंटल कमाल पाता हूं कि ये दुकान मेरे लिए मुफ्त है.
instead of costing it, it is actually making money for me, which could be a perennial thing. मतलब मेरे को बेचने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये किसी पॉइंट पर मेरे लिए पॉजिटिव एसेट बन चुका है. आई हैव पेड फॉर एवरीथिंग ऑलरेडी. लेकिन अगर मैं बेचना भी चाहूं, देन I will get a net inflow of 7 crore 40 lakh रुपए, which over that 50 lakh की दुकान and a 30-year period translates into 10% return every year, which is not bad, not great, but it is still something far, far, far greater than what an inflation or gold or any such asset can be. Plus asset आपका. This is the way that you have to think about real estate investing. Go for a longer duration. Go for something that has high rental yield, which is commercial. Go for a lower interest rate as much as you can go low. And that is when it will start making sense. जो मैंने गलती करी, आप मत करिएगा. इस एक्सेल शीट के थ्रू जज्बातों को थोड़ा सा साइड पे रखकर ऑब्जेक्टिविटी लाएंगे एक एक्सेल शीट की, and then determine whether this is the right asset class for you or not. I hope this was useful. Ankur Warikoo, signing off. My first book, Do Epic Shit, is now out. I would love for you to buy a copy of Do Epic Shit on Amazon.in.